सो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सिलेबस भी आपको बताऊंगा, पेपर कोड भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट बुलेटिन है 2025-26 के सेशन का, आप लोग देख रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, सो अभी लेटेस्ट है, अपडेट हो चुका, वेबसाइट पर आ चुका है और वेबसाइट पे आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एमएससी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो हैं। पहली बात 1A और 1B, ये टोटल पूरा 1 बनता है, आपको पता है, और 2A अलग से कैटेगरी है। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा जूम कर लूँ तो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जब आप आते हो तो सबसे पहले हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको सीयूटी के अंदर कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आना है। वो है HUQ P02 वाले सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देकर आना है। ठीक है, तो कई बच्चे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2024 में वो गलत सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ गए थे, फिर उनका जो है एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एग्जाम नहीं, मतलब क्या नाम है, एडमिशन नहीं हुआ था। देखो सबसे पहली चीज, एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना और रिजल्ट देना है। ठीक है, ये आपकी सारी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के टाइम पे होती है। ठीक है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आए हो, क्या वो सही है या नहीं। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो पेपर कोड आई होप आपको पता चल गया, HUQ P02। अभी मैं सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो है एंथ्रोपोलॉजी एज अ वन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आपके पास बीएससी होनी चाहिए विद एंथ्रोपोलॉजी, एक एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर इन केस आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर इन केस आपके पास बैचलर डिग्री बायोमेडिकल में है या जियोलॉजी में है या हेल्थ साइंस में है या जियोलॉजी में है या सोशियोलॉजी में है या साइकोलॉजी में है या सोशल वर्क में है या फिर लाइफ साइंस में है, तब यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे सब्जेक्ट में है जो मैंने यहाँ पे 1B के अंदर बताई है, तब आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इन डिग्री, मतलब आपकी डिग्री में ये सारे सब्जेक्ट इनमें से कोई है, तब आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, मतलब आपके पास इनमें डिग्री है तो, ठीक है, इनमें डिग्री है तो मैं बता रहा हूँ। और अदरवाइज अगर आपके पास ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रहा है बैचलर डिग्री में, देन आप लोग एलिजिबल हो। अब यहाँ पे सेकंड ए कैटेगरी की मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास बीएससी या एंथ्रोपोलॉजी अपने ड्यू से करी है, तब यहाँ पे आप लोग सेकंड ए कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये आएगा कि इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में मतलब डिफरेंस क्या है। तो देखो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में जैसे मैंने कहा, एक ऊपर भी इन्होंने मेंशन कर रखा कि एंथ्रोपोलॉजी अगर आपके पास ड्यू से आपने करी है तो आप कैटेगरी 2 में हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग किसी मतलब ड्यू से, हो सकता है आप लोगों ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री करी हो, तब आप कैटेगरी 1 में आओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, देखो सबसे पहले 50% सीट्स का रिजर्वेशन होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जनरल कैंडिडेट के लिए 5 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, हंसराज कॉलेज में 3 सीटें हैं जनरल की और कैटेगरी 2 में 2 सीटें जनरल की। मिरांडा में 2 सीटें हैं जनरल की और कैटेगरी 2 में 2 सीटें हैं मिरांडा में। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की। तो टोटल 10 है और 9 सीटें हैं। फिर इसके बाद SC ST OBC और EWS है। अब कुछ आपका सवाल ये आएगा कि क्या नाम है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो 50-50% सीट्स का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया, 50% सीट जो है ड्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, और वो भी उन ड्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी बीएससी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में यहाँ पे ड्यू से पढ़े हो। ठीक है, अगर आपने बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी ड्यू से करा तभी आप लोग कैटेगरी 2 में आओगे। कैटेगरी 1 में आप लोग, अगर हो सकता है कि आपने बैचलर डिग्री करी है अपने सोशल वर्क के अंदर, या मैं मान लेता हूँ जूलॉजी में करी है आपने बैचलर डिग्री। ठीक है,
तो और वो भी DU से करिए, तब आप कैटेगरी 1 में आओगे। और अब इसमें फायदा क्या होता है, देखो मैंने कहा जैसे इसमें कंपटीशन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे कैटेगरी 1 में जो है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। फिर दूसरे ये वो इस कैटेगरी 1 में वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो DU के हो सकते हैं, उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री बायोमेडिकल में करी हो या जूलॉजी में करी हो, तो कैटेगरी 1 में एक तरीके से कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कैटेगरी 2 में बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा सा कैटेगरी 2 के अंदर कम होता है। कितना कट ऑफ में अंतर आता है, तो अगर कैटेगरी 1 की कट ऑफ यहाँ पे मैं मान ले तो 200 गई है या 150 गई है, मैं मान लेता हूँ कैटेगरी 1 की जो कट ऑफ है 180 गई है, तो कैटेगरी 2 की जो कट ऑफ है वो 170 जाएगी या 150 ही जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये रहता है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लूं, कैटेगरी 1 की कट ऑफ मान लो 200 गई है, तो कैटेगरी 2 की जो कट ऑफ है वो 180 या 170 ही जाएगी, यानी 20 से लेके 30-40 नंबर तक अंतर आ जाता है कट ऑफ में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैटेगरी 2 की जो है कम जाएगी कैटेगरी 2 की कट ऑफ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो MSc एंथ्रोपोलॉजी आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो। MSc एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपको जो एग्जाम देकर आना है वो HUQ P02 वाला देकर आना है। ये CUT PG की 2025 की वेबसाइट है। जब मैं यहाँ सिलेबस के सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पे सिलेबस आपको जो देखना है HUQ कौन सा सब्जेक्ट है, HUQ P02 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे P02 हम देखते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में मिल गया, तो P02 वाला आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का आपको CUT के अंदर एग्जाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बायोमेडिकल एंथ्रोपोलॉजी सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी कि आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है, फिर ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है, फिर ये है नीचे, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लो, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन सिलेबस आपका ये है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब, ठीक है। 2 पेजेस का सिलेबस है ये, 1 2, ठीक है, 3 पेज का सिलेबस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगा। आपका सिलेबस पूरा कौन सा है, ये वाला आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। और बाकी फिर मैं नीचे आता हूँ, आपका सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, सीट्स मैंने बता दी आपकी, और आपकी कट ऑफ अभी अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, वैसे अभी नहीं चाहिए होगी, लेकिन कट ऑफ अगर आपको पूछना है कि कितनी जाती है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, या फिर आप व्हाट्सअप करना चाहो तो बता दूंगा वहाँ पे भी, ठीक है। सो फिलहाल यही सारी चीजें हैं, और मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर इन सब्जेक्ट के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी डिग्री है, बैचलर डिग्री, तब आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। और बाकी ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन होता है 50% सीट्स का, जो कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे, BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है। और बाकी यही सारी चीजें, अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।